बीजेपी ने यूपी की सियासी जंग की धार और तेज कर दी है। सभी 403 सीटों पर प्रचार के लिए बीजेपी ने रथ रवाना कर दिया है। लखनऊ में सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। आपको बता दें कि इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहां पर मौजूद थे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद थे और सभी ने झंडी दिखाकर यहां पर इस हाईटेक एलईडी बस को रवाना किया है, जिसमें बड़ी सी आप देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन इसमें लगी हुई है, जो कि बीजेपी के लिए प्रचार करेगी घर घर जाकर। दी गई है वो एलईडी वैन जिनकी चर्चा थी। तस्वीरों के जरिए आप देखिए ये सारी एलईडी वैन यहाँ से अब एक एक करके रवाना की जा रही हैं। तस्वीरों समझाऊं मैं अगर आपको, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, नारे पढ़िए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं, इस तरह के स्लोगन्स इन वैन्स में दिए गए हैं। तस्वीरों में प्रधानमंत्री की तस्वीर, सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, जेपी नड्डा की तस्वीर, स्वतंत्र देव सिंह की और डिप्टी सीएम की तस्वीर। इधर अगर आप मेरे साथ आएंगे तो आप देखेंगे किस तरह से बस को रवाना किया जा रहा है। ये सारी बसेस हैं, ये एलईडी वैन है, ये जो स्क्रीन है, इन एड्स के जरिए समझाया जा रहा है कि किस तरह से पूरा प्रमोशन होगा। ये सारी वैन यहाँ से रवाना हो रही हैं, एक नहीं कई वैन से। आइए हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी वो वैन हैं, ये एलईडी स्क्रीन हैं जिनमें वो एड चल रहे हैं, जिनमें यूपी सरकार के काम को दिखाया गया है। देख सकते हैं सारी वैन अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवाना करी है, एक के बाद एक वैन आप देखेंगे लाइन से। ये वही एलईडी स्क्रीन है, कमल का बटन दबाए भाजपा को जितना, ये सारे स्लोगन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप पीछे अगर देखेंगे तो आप देखेंगे इस तरह के स्लोगन्स लिखे हैं, गुंडा राज, भ्रष्टाचार पर किया प्रहार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। तो वर्चुअल मीडियम है, 403 विधानसभा सीट्स में, 403 विधानसभा सीट्स में बसेस जानी है। आप अंदाजा लगाइए वैन्स कितना इम्पैक्ट डालने वाली। चुनाव आयोग ने वर्चुअल माध्यम बताया है, रैलियों पर रोक लगा दी है। इन एलईडी वैन्स के जरिए अनाउंसमेंट्स करे जाएंगे, प्रधानमंत्री के संबोधनों को दिखाया जाएगा, सीएम के संबोधन को दिखाया जाएगा और यूपी सरकार ने जो 5 सालों में काम किया है उनको दिखाया जाएगा। एक के बाद एक वैन आप देख सकते हैं यहाँ पर, आज तक मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, एक के बाद एक वैन यहाँ पर रवाना किया जा रहा है। सबने मैसेज लिखा है, बीजेपी के स्लोगन्स लिखे हैं, किस तरह से कैंपेनिंग बीजेपी कर रही है वो ये वर्चुअल माध्यम है, क्योंकि पहुंचना 403 विधानसभा सीट पे नियर टू इम्पॉसिबल था। जिस तरह से रोड शो पर रोक लग गई थी, पर इसके बाद इस माध्यम के जरिए एक तरह से और पार्टीज के लिए मैसेज है कि किस तरह से आप प्रमोशन कर सकते हैं। बीजेपी वर्चुअली मजबूत है और ये एलईडी वैन्स जो हैं ये इसी का मुजाहिरा प्रस्तुत करती हुई कि किस तरह से वैन्स एक एक करके आप देख रहे हैं हमारे कैमरे पे, एक एक करके यहाँ से जा रही। हालांकि मौसम खराब है पर उसके बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी वैन्स जो है यहाँ से रवाना हो गई बीजेपी ऑफिस से और 403 विधानसभा सीट्स में जाएंगी और बीजेपी ने जो कार्य किए हैं उनको अपनाएगी। हालांकि और भी दल हैं जो वर्चुअली काम कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो भी वर्चुअल वॉर में कूद चुके हैं, पर बीजेपी कहीं ना कहीं एक एज के साथ आगे नजर आती है। दिल्ली मुंबई में भले ही कोरोना की रफ्तार कुछ थमती दिख रही हो, लेकिन देश के कुछ दूसरे राज्यों में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। देश में भी लगातार तीसरे दिन केस 3 लाख के पार रहे। महाराष्ट्र और दक्षिण राज्यों में वायरस पैर पसारता जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर ने अगर देश के 2 महानगरों दिल्ली और मुंबई में नरमी दिखाई है, तो देश के कुछ राज्यों खासकर दक्षिण में इसने कहर बरपा रखा है। कम से कम 5 सूबों में रोजाना नए केस का आंकड़ा 50,000 के करीब आ रहा है। पहले आपको देश भर का हाल दिखाते हैं। देश भर में कोरोना केस का आंकड़ा दूसरी लहर के करीब ज्यादा दिख रहा है। शुक्रवार को देश में 3,47,254 नए केस आए। गुरुवार के मुकाबले एक दिन में 29,722 केस की बढ़ोतरी हुई। मौतों का आंकड़ा रहा एक दिन में 703, जो तीसरी लहर में सबसे ज्यादा है। देश भर में एक्टिव केस भी बढ़कर 20,18,825 हो गए हैं। अब उन राज्यों के आंकड़ों पर एक नजर जहां कोरोना चिंता बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र में खतरा बरकरार है, जहां स्कूल फिर से खोले जा रहे हैं। यहां 48,270 नए केस आए हैं। एक्टिव केस बढ़कर 2,64,388 हो गए हैं। मुंबई में हालांकि खतरा घटा है, जहां नए केस 5,008 ही रह गए हैं। कर्नाटक में भी केस बढ़ रहे हैं। नए केस 48,049 रहे, जिनमें से अकेले बेंगलुरु में 29,068 केस आए। पॉजिटिविटी रेट 19% के ऊपर है। केरल में भी
केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ 41,668 नए केस आए हैं। अकेले तिरुवनंतपुरम में 7,896 केस आए। दिल्ली में केस घट रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के 10,756 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर रही 18.4%। हालांकि एक दिन में फिर 38 मौतों ने चिंता बढ़ाई है। देश में कोरोना के केस ताबड़तोड़ बढ़ रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि इससे हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो सकती है और ये फायदेमंद होगी। ओमिक्रॉन इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका है, हर घर में जा चुका है, तो शायद ओमिक्रॉन इतनी इम्यूनिटी इंड्यूस कर देगा नेचुरल कि शायद आने वाले वक्त में ओमिक्रॉन पूरा इस संसार से एपिडेमिक के फॉर्म में ना आए, एंडेमिकली रहे। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन मौतों की तादाद कम है। अलग अलग राज्य असमंजस में हैं, कहीं रियायतें दी जा रही हैं तो कहीं सख्ती बढ़ाई जा रही है। मसलन केरल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं धर्मशाला में अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर रियायत भी शुरू हो गई है। मसलन महाराष्ट्र में स्कूल खोले जा रहे हैं। ओमिक्रॉन भले ही घातक नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल एहतियात जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना की रफ्तार अब भी बेकाबू है। 3 दिन से लगातार कोरोना के नए केस 3 लाख से ज्यादा आ रहे हैं। 24 घंटे में देश में 3,37,000 से ज्यादा केस आए। दक्षिण राज्यों में तो मानो कोरोना विस्फोट हो गया हो, तो वहीं कई राज्यों में तीसरी लहर की शुरुआत में जो पाबंदियां लगाई गई थी, उनमें छूट की बात की जाने लगी है। देश में 3 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस आने लगे हैं, लेकिन राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने लगी है। कम से कम सरकारी आंकड़ों में तो ऐसा ही हो रहा है। तो दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ केसेस भी कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी भी कम हो रही है। इस टाइम काफ़ी कंट्रोल में है। और जो एक्सपर्ट्स का कहना था पहले कि दिल्ली के अंदर 1 लाख केसेस भी पर डे आ सकते हैं, अब वो खतरा टल गया है। 28,000 पर आने के बाद, पीक आने के बाद अब तेज़ी से केस नीचे गिर रहे हैं और पॉजिटिविटी भी तेज़ी से 30% से जाने के बाद घटते घटते 17-18% पे आ गई है। तो दिल्ली के अंदर पीक जा चुका है और केसेस कम हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से कोविड टेस्ट कर रही है। नए नियमों में जो प्रावधान किए गए हैं, उनको अपनाने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या अचानक से दिल्ली में कम हुई है। कम से कम सरकारी आंकड़ों में तो ऐसा ही है। 43 में से 3 ऐसी डेथ थी जो कि प्राइमरी कॉज था, जिसका कोविड था। बाकी प्राइमरी कॉज सभी के किसी और वजह से थे। 40 जो डेथ थी जिसके अंदर कैंसर के लोग थे, किडनी डिजीज थी, 2 केसेस ऐसे थे कि जो एक्सीडेंट और ट्रॉमा वाले केस थे, तो वो सारे मिक्स था। प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ जो था वो था 3 लोगों का था। डेथ देखिए, अस्पताल में काफ़ी सारे लोग आते हैं जिनको कोविड वहाँ पे जाके हो जाता है। दिल्ली सरकार ने इसी वजह से आज उपराज्यपाल से मिलकर कोविड प्रतिबंधों के कुछ खास प्रावधानों को हटाने की अपील की थी। दिल्ली सरकार वीकेंड कर्फ्यू और दुकानों के ऑड इवन नियमों को हटाना चाहती, साथ ही प्राइवेट ऑफिसों में 50% क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति मांगी थी। लेकिन राज्यपाल ने केवल ऑफिसों को ही 50% क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति दी। LG के फैसले से दिल्ली के व्यापारी निराश हुए हैं और फैसला बदलने की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने सुबह ये ऐलान किया था कि दिल्ली में जो लॉकडाउन है, जो 2 दिन का, वो हटाया जा रहा है, कर्फ्यू, और उसके अलावा जो ऑड एंड इवन है उसको भी वापसी के लिए उन्होंने LG साहब को फाइल भेजी थी। मगर बड़े दुख की बात है, उसे LG साहब ने रिजेक्ट कर दिया है। इसमें को लेकर व्यापारियों में काफी रोष है। हम LG साहब से निवेदन करते हैं कि व्यापारियों की दिक्कत को देखते हुए इस जो ऑड एंड इवन है इसको खत्म करें और जो वीकेंड कर्फ्यू है इसको खत्म करें। करीब 5 साल पहले 2017 विधानसभा चुनाव के वक्त पश्चिमी यूपी के कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन को लेकर काफी शोर शराबा मचा था। आरोप लगाया गया था कि इलाके के बहुसंख्यक मुसलमानों के उत्पीड़न के चलते हिंदू अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। बीजेपी ने चुनाव के दौरान पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को जमकर भुनाया और नतीजे में विरोधियों के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। कैराना में अब ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन उस वक्त जो हुआ उसे बीजेपी पूरे 5 साल तक याद दिलाती रही। और अब चुनाव के ठीक पहले अमित शाह खुद कैराना पहुंचकर पूरी कहानी नए सिरे से सुनाने को तैयार है।
अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। कैराना से पलायन शुरू हुआ था, यहाँ लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता। व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। मोदी के नाम की आंधी ने कैराना और मुजफ्फरनगर के रास्तों पर उड़ रही धूल को पश्चिमी यूपी के सियासी आकाश पर ऐसा गुबार बना डाला कि 2017 चुनाव में विरोधी आंख मलते रह गए। जाति और धर्म के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए और समाजवादी पार्टी के कब्जे वाला पश्चिमी यूपी भगवा रंग में रंग गया। 5 साल बाद बीजेपी फिर से उसी गुबार की गर्दिश में विपक्ष को सराबोर कर देने के लिए तैयार है और इसके लिए 3 दिग्गज पश्चिमी यूपी में तैनात हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपने मिशन यूपी को फिर से धार देने के लिए कैराना पहुंच रहे हैं। अमित शाह कैराना में घर घर दस्तक देंगे। विकास की बातें होंगी, लेकिन वो लोगों को पलायन की पीड़ा भी जरूर याद दिलाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजदीकी इलाकों अलीगढ़ और बुलंदशहर में भगवा बुलंद करेंगे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पश्चिमी यूपी में ही हैं। कल आगरा के तेजेश्वर महादेव मंदिर में मत्था टेकने के बाद आज बिजनौर में विरोधियों को ललकारेंगे। लेकिन जिस राजनीतिक सोच से बीजेपी ने 2017 में पश्चिमी यूपी का किला फतह किया था, उसका गढ़ कैराना है। कैराना से निकला संदेश इस क्षेत्र की 136 सीटों का भाग्य तय कर सकता है। लिहाजा मोदी के सबसे बड़े सेनापति अमित शाह ने महीनों पहले ही संदेश का मजमून तैयार कर लिया था। साल तक ये सपा बसपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खोल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था, यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की, पलायन कराने वालों का पलायन। कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन का मुद्दा उठाने वाले बीजेपी सांसद हुकुमदेव सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज की गूंज अभी भी बीजेपी की चुनावी सभाओं में पुरजोर सुनाई देती है। कैराना से उन्हीं की बेटी मृगांका सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में है, तो समाजवादी आरएलडी गठबंधन ने विधायक नाहिद हसन को फिर से टिकट दिया है। वहीं नाहिद हसन की बहन इकरा ने भी इसी सीट से निर्दलीय नामांकन कर दिया है। बीजेपी नाहिद हसन को कैराना में हिंदुओं के उत्पीड़न का जिम्मेदार बताती है। योगी सरकार ने नाहिद पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया और उम्मीदवार घोषित किए जाने के 2 दिन बाद ही उन्हें कैराना से गिरफ्तार कर लिया गया। नाहिद और उनके जैसे दागी उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी अखिलेश की जबरदस्त घेराबंदी कर रही है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। अखिलेश भी समझ रहे हैं कि नाहिद हसन के चारे से वो बीजेपी के जाल में फंस सकते हैं, लेकिन पसोपेश में है। माना जा रहा है कि नाहिद की बहन इकरा की कैराना सीट से निर्दलीय दावेदारी इसी का तोड़ है, ताकि ऐन मौके पर नाहिद को बिठाकर इकरा के नाम पर समर्थन जुटाया जा सके। नाहिद हसन जेल चले गए, अब उसको किस तरह से देखते हैं? सपा पार्टी के वो प्रत्याशी हैं, सभी को पता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सब मामला, कोई इसमें सब बेसलेस है और उन्हें ये बौखलाहट दिखाती है बीजेपी की कि वो प्रत्याशी को अपने चुनाव से दूर कर रखा है उन्होंने, तो साफ जाहिर है कि उनकी हार इंशाल्लाह निश्चित है। दिलचस्प बात यह है कि मृगांका सिंह 2017 का विधानसभा चुनाव नाहिद हसन से और 2018 का लोकसभा उपचुनाव नाहिद की मां तबस्सुम से हार चुकी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कैराना की दूरबीन से देखकर वोटों के बंटवारे का जो लक्ष्य बीजेपी ने तय किया था वो 2017 में एकदम सटीक बैठा।
जाट मुसलमान समीकरण साधकर पश्चिमी यूपी में झंडे गाड़ने वाली समाजवादी पार्टी 2017 चुनाव में करीब 21.5% वोट के साथ महज 21 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी करीब 42.5% वोट के साथ पश्चिमी यूपी की 136 में से 109 सीटों पर बम्पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। मैंने कहा आज आपको कोई दिक्कत तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं। उस परिवार में छठी क्लास की एक बेटी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा साहब हमें स्कूल जाने में कोई भय नहीं लगता है, लेकिन मैं एक दिन सुन रही थी कि वो फलाना अपराधी एक अभी जमानत पे आया है और चौराहे पे घूम रहा था। तो मैंने वहां के पुलिस प्रशासन से पूछा, मैंने कहा भी आखिर ये अपराधी कैसे बाहर घूम रहा है? आपने देखा होगा अगले दिन ही उस अपराधी ने अपनी बेल को कैंसिल करा करके वापस जेल में चला गया और परसों ही उसे आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। वैसे योगी सरकार कैराना की चिंगारी को 5 साल तक हवा देकर रखे हुए है। हिंदू परिवारों को यहां दोबारा बसाने के दावे किए गए, लोगों को सुरक्षा का भरोसा देने के लिए कई मंत्री यहां सभाएं कर चुके हैं। अब जरूरत है एक जोरदार फूंक की, ताकि ये चिंगारी फिर से 5 साल पुरानी ज्वाला बनकर विरोधियों को खाक कर दे। अमित शाह आज वही फूंक मारने कैराना आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आज योगी सरकार ने यूपी के सभी 403 विधानसभाओं के लिए लखनऊ से प्रचार रथ रवाना किए। ये रथ सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। इस मौके पर भी योगी और उनके डिप्टी कैराना की याद दिलाना नहीं भूले। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बात स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। पलायन किसका हुआ? उत्तर प्रदेश से तो दंगाइयों का। पलायन किसका हुआ? तो अपराधियों का। पलायन किसका हुआ? तो व्यभिचारियों का। पलायन किसका हुआ? तो माफियाओं का। पलायन किसका हुआ? तो गुंडागर्दी करने वाले, कब्जा करने वालों का। और प्रगति हुई मेरे प्रदेश की। और अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसीलिए मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हुए, पलायन करवाने वाले, इसीलिए यूपी मांगे फिर से भाजपा सरकार। और अब बात करहल की। अखिलेश यादव पहली बार अपना विधानसभा चुनाव इसी सीट से लड़ने जा रहे हैं। ये जगह अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव की कर्मस्थली रही है। अब अखिलेश के चुनावी मैदान में उतरने से यहां सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरह से ये सीट बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी का गढ़ बन गई है। आज तक संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने करहल के मतदाताओं का मिजाज जानने की कोशिश की। 5 साल से सन्नाटे को समेटे मैनपुरी की गलियां, चौक चौराहे अचानक से सरगर्म हो गए हैं। करहल सीट से अखिलेश यादव की दावेदारी पर मुहर लगते ही यहां फिर से वही सियासी करंट दौड़ने लगा है जो 5 साल पहले तक यूपी की सत्ता को रोशन कर रहा था। मैनपुरी के बहुत से मुद्दे हैं जो सामान्यतः सरकारों के काम होते हैं, वो यहाँ से शुरू होते हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। दुर्भाग्य रहा ऐसा कि 5 वर्ष ये सरकार फेल रही। मैं उसका एक जीता जागता उदाहरण हूँ। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज, ठीक है, रोड हैं, और केवल इस सरकार में बेरोजगारी बहुत है, इसलिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा। महंगाई भी मुद्दा है इस बार के चुनाव में। बिल्कुल में किसानों का भी बहुत बड़ा। नेता कौन सा अच्छा लगता है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? हैं? कौन सा नेता पसंद है? योगी तो सही है, अपना सही कर रहे हैं। मैनपुरी यादव परिवार के लिए मठ की अहमियत रखता है।
अखिलेश के पिता और देश की सियासत के दिग्गज मुलायम सिंह यादव ने इसी मैनपुरी के जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाई की और बाद में यहाँ पढ़ाया भी। शिक्षा से सियासत का उनका सफर भी यहीं से शुरू हुआ। वो सहायक अध्यापक के पद पर 13/7/1963 में नियुक्ति हुई। उसके बाद फिर उनका प्रमोशन हुआ और 10/10/1974 को यहाँ राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता बन गए थे। जब लाभ का 2 पद उस समय घोषित रहा तो उस समय 31/5/1984 को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद उनके सारे भी पत्रजात आज भी इस विद्यालय ने उनकी विरासत के रूप में संजो करके रखे हैं। जैन इंटर कॉलेज आज भी जस का तस है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र अपने क्षेत्र से अखिलेश की दावेदारी को लेकर जोश में हैं। क्योंकि मुलायम सिंह की राजनीति आज की नहीं है, दशकों पुरानी है, लेकिन आज के नेता अखिलेश यादव जब विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो ये वो युवा हैं जिनका साथ उन्हें मिलेगा या नहीं, या कितना वो पसंद करते हैं, हम उनसे जानेंगे। आपका नाम बताओ। मिस्टर आदित्य यादव। आदित्य, ये बताएं कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप पसंद करते हैं अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव के बारे में क्या चीज आपको अच्छी लगती है? अखिलेश यादव को हम दिल से पसंद करते हैं, वो एक बढ़िया नेता है। सरकार में जो काम किया है उन्होंने युवाओं को ही लेकर के काम किया था और जो काम करेंगे अब युवाओं को ही लेकर के काम करेंगे। कि ये उनका घर है, ये उनका यहाँ के वो रहने वाले हैं, क्या यहाँ पे भी उनकी जीत नहीं होगी? करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी और सीधे सीधे कहें तो यादवों का गढ़ है। करीब 3.5 लाख मतदाताओं में से यादव वोटरों की तादाद 1,25,000 से ज्यादा है। वहीं शाक्य 35,000, क्षत्रिय 30,000, दलित मतदाता 22,000 और ब्राह्मण मतदाता करीब 16,000 हैं। मुस्लिम आबादी भी यहाँ अच्छी खासी है। ऐसे में यहाँ जीत का MY फॉर्मूला ही काम करता है। यही वजह है कि 1957 के बाद से ये सीट 2 बार छोड़कर हर बार समाजवादियों की झोली में ही गई। यादव परिवार का पैतृक गांव सैफई करहल से महज 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन अखिलेश के करहल से दांव लगाने से सैफई के जोश में कोई कमी नहीं है। जीते, अच्छे काम करें और हम तो सोच रहे हैं कि अखिलेश और का नाम सुपान सिंह दोनों जने मिलके लड़े तो अच्छा और ही मजा आई है। बतौर से विजयी होंगे। नहीं तो अगर इटावा से लड़ जाते तो ज्यादा खुशी होती। नहीं, वो भी था, उनके भी इटावा में भी स्वागत था। यहाँ से करेल है, इटावा है, जसवंत नगर है, उनका यहाँ की गृह जनपद सीट है। क्या नाम है? यूपी में कहीं भी लड़ जाए वो जीतेंगे, कहीं भी यूपी से कहीं से भी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के घर से आते हैं तो वे केशव मौर्य सिरातू से चुनावी मैदान में है, लेकिन अखिलेश ने न सिर्फ करहल की सीट का चुनाव करके बीजेपी को जवाब दिया है, बल्कि अपने गढ़ को मजबूत करते हुए अपने दायरे को पश्चिम तरफ ले जाने का भी काम किया है। सैफई से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। सियासत में चेहरे का अपना ही अलग खेल होता है। मुद्दों पर कई बार चेहरे भारी पड़ जाते हैं। यूपी में कांग्रेस की कमान संभाल रही प्रियंका ने अब खुद को यूपी कांग्रेस का चेहरा बताया है। मेरा जॉब मुझे मिलेगा। यूपी प्लस योगी बहुत है। यूपी प्लस योगी सुनाई पड़ती है यही उनका, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। सुनाई पड़ती है यही उनका, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश के समर में बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ है। कौन नहीं जानता कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन भी जाए तो मुख्यमंत्री का चेहरा मायावती है। कौन नहीं जानता कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बने तो मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तो सुनिए कौन होगा। चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? जी, में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, ठीक है।
तो इशारों में ही सही मगर प्रियंका गांधी बताती हैं कि यूपी में कांग्रेस का चेहरा वही है। यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ता काफी अरसे से मांग कर रहे थे कि प्रियंका को यूपी का चेहरा बनाया जाए, इससे कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो समय बताएगा। हाँ, प्रियंका को लेकर तस्वीरें अब साफ हैं। अलबत्ता चुनाव की सरगर्मियां शुरू होने से ठीक पहले बीजेपी के खेमे में सीएम के चेहरे को लेकर थोड़ी खलबली मची थी। पिछले गलियारों से ये खबरें आने लगी थी कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर ऊहापोह की स्थिति है, मगर मंचों से पीएम ने योगी की तारीफ करके सारे कयासों को विराम दे दिया था। वो माफिया को संरक्षण देते थे, आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। ये तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे, आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तो ये तो रही यूपी की बात। अब बात पंजाब की। यूपी में कांग्रेस का चेहरा होने की मुनादी भले ही प्रियंका ने खुद कर दी हो, मगर पंजाब में कांग्रेस के चेहरे को लेकर चिंता बरकरार है। सिद्धू खुद से पंजाब में खुद को ही सीएम का चेहरा माने बैठे हैं और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल का वीडियो बताता है कि सीएम का चेहरा चन्नी है। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस की ओर से विवाद पर मिट्टी डाली गई कि कांग्रेस फिलहाल पंजाब में अपना चेहरा नहीं बताएगी। दो बेहतरीन अपने अपने क्षेत्रों में निपुण काबिल लायक लोग, और हमने ये कहा है कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्या ऐसे ही पैटर्न चलेगा या आपको लगता है कि फेस बदल सकता? मुझे नहीं लगता कि ये बंटवारा है, मुझे लगता है कि ये एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। कभी कभी थोड़ा विरोधाभास दिखता है और प्रजातंत्र में थोड़ी बहुत विचार की भिन्नता स्वाभाविक है, नहीं तो हम फिर एक डिक्टेटोरियल पार्टी बन जाते, एक व्यक्ति की पार्टी बन जाते। अब दो चीजें देखनी है। पहली ये कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका का चेहरा कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाता है, और पंजाब में कांग्रेस का चेहरा घोषित न करना क्या आपसी लड़ाई को रोक पाता है। आज तक ब्यूरो।